हेलो बच्चों, माई सेल्फ रवि चौधरी। बेटा प्रयास बैच में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो प्रयास बैच है ये हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए अपने लॉन्च किया है, जिसके अंदर सबसे पहले अपन 12th क्लास का जो अपने पास में एक केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर होता है, रासायनिक बल गतिकी, उस चैप्टर से बेटा अपन प्रयास बैच को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये अपने पास में रासायनिक बल गतिकी का लेक्चर नंबर 1 रहेगा, जिसके अंदर अपन कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद में उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा अपने पास में पहला लेक्चर रहेगा केमिकल काइनेटिक्स, प्रयास बैच का पहला लेक्चर है। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास में रासायनिक बल गतिकी है, उसका मीनिंग क्या होता है उसको समझते हैं। तो बेटा यहाँ अपने को कुछ चीजें सीखने की जरूरत है। देखो सबसे पहले रासायनिक बल गतिकी, जिसको इंग्लिश के अंदर अपन केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। तो बेटा इसका मीनिंग होगा, देखो केमिकल का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस, और बेटा काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड या फिर रेट को बोलते हैं अपन। इसका मतलब केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी बेटा केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं की दर होगी, उसके बारे में अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसका मतलब केमिकल काइनेटिक्स का जनरल मतलब क्या हुआ कि इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं की दर का अध्ययन किया जाता है। इस ब्रांच को अपन केमिकल काइनेटिक्स के नाम से जानते हैं, रासायनिक बल गतिकी। बेटा केमिकल का मतलब केमिकल रिएक्शंस, और साथ में अपन किसकी स्टडी कर रहे हैं, उसकी स्पीड के बारे में डिस्कस करते हैं। उन सब चीजों को अपन रासायनिक बल गतिकी बोलते हैं। और बेटा जिस ब्रांच के अंदर ये डिस्कस किया जाता है उसी को अपन केमिकल काइनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब हो। इसके बाद में बेटा अपने पास में जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा वो स्पीड के आधार पर अपन रासायनिक अभिक्रिया उसको 3 टाइप से कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले अपने पास में कैटेगरी रहेगी जिसको अपन अति तीव्र या फिर तात्क्षणिक अभिक्रियाएं बोलते हैं। जो बेटा जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है उन सब अभिक्रियाओं को अपन अति तीव्र या फिर तात्क्षणिक अभिक्रियाएं बोलते हैं, जो बिल्कुल एक क्षण के अंदर हो जाए, एक सेकंड के अंदर हो जाए। इन्हीं को बेटा इंग्लिश में अपन वेरी फास्ट या फिर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सेकंड अपने पास में रहेगा वेरी स्लो रिएक्शन। बेटा ऐसी अभिक्रिया जिनकी होने की दर होती है बहुत धीमी होती है, ये मंथ का टाइम भी ले सकती है, या फिर इनमें कई कई केसेस के अंदर ईयर का टाइम लग जाता है, सालों का टाइम लग जाता है। उन सबको अपन वेरी स्लो या फिर अति मंद कैटेगरी होगी उसके अंदर कंसीडर करते हैं। थर्ड अपने पास में रहेगा मध्यम या फिर मंद गति अभिक्रिया, जिसको मॉडरेट और स्लो रिएक्शंस बोलते हैं। ये सब चीजें अपने को इसके अंदर डिस्कस करनी है। तो बेटा सबसे पहला अपने पास में टॉपिक रहेगा वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, उसके बारे में अपन डिटेल के अंदर पढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल की हेल्प से इसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा अपने पास में रहेगा अति तीव्र या फिर तात्क्षणिक अभिक्रिया। बेटा इसकी थ्योरी को पढ़ने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल उसके हेल्प से इसको समझाता हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल इसके अंदर लिया, किसके अंदर सबसे पहले एग्जाम्पल मैंने, एक तो AgNO3 था, सिल्वर नाइट्रेट। बेटा इस AgNO3 की रिएक्शन मैंने NaCl के साथ में करवाई। तो बेटा इसके रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट मिलेगा, इसकी रिएक्शन से देखो अपने को प्रोडक्ट मिलने वाला है। बेटा Ag के ऊपर कैसा चार्ज होगा, प्लस का चार्ज, और NO3 के ऊपर कैसा चार्ज होगा, माइनस का चार्ज। इधर सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज और इसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज। तो बेटा ये क्या करेंगे, अपने प्लस माइनस चार्ज होंगे उसको क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। ये प्लस इस वाले माइनस के साथ में और इसका माइनस इसके प्लस के साथ में। तो बेटा यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो Ag के ऊपर प्लस का चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज, तो प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस कंडीशन में बेटा AgCl का फॉर्मेशन हुआ, और साथ में किसका फॉर्मेशन होगा, देखो सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज जबकि NO3 के ऊपर कैसा चार्ज है, माइनस का चार्ज। इसका मतलब इससे क्या बनेगा, NaNO3। बेटा यहाँ जो AgCl है इससे एक प्रेसिपिटेशन बनेगा जिसको अवक्षेपण बोलते हैं। तो बेटा यहाँ AgCl होगा, उसका व्हाइट पीपीटी बनेगा, और इसको बेटा मैं एक एरो की हेल्प से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिसका पीपीटी बनता है, अपन इसे एक एरो से दिखाते हैं। इसका मतलब कि पेंदे के अंदर क्या हो रहा है, सेटल डाउन हो रहा है। इसके बाद में बच्चों दूसरा एग्जाम्पल अपन इसके अंदर बात करने वाले हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल अपने पास में रहेगा, जैसे मैं एग्जाम्पल नंबर 2 है उसके बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर अपन एसिड बेस की एक रिएक्शन करवाते हैं, उस रिएक्शन की हेल्प से देखते हैं। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 2 रहेगा तो उसको अपन एक बार देखते हैं। यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर बेटा अपन एक एसिड बेस की रिएक्शन है वो करवाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि HCl है,
इस HCl की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवानी है। बेटा अपने को पता है कि जब भी एसिड की रिएक्शन अम्ल की रिएक्शन क्षार के साथ में करवाते हैं उस कंडीशन में लवण का फॉर्मेशन होगा और साथ में कौन बनेगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो HCl तो बेटा किसकी तरह काम करेगा, अम्ल की तरह। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसकी तरह है, क्षार की तरह। तो बेटा इससे सोल्ट का फॉर्मेशन होगा, तो सोल्ट तो कौन बनेगा, NaCl। और साथ में यहाँ किसका फॉर्मेशन होने वाला है बेटा, H2O का फॉर्मेशन होगा। ये अपने पास में सेकंड टाइप का एग्जांपल था। इसके बाद में थर्ड एग्जांपल के बारे में अपन बात करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल नंबर थर्ड। मैंने कहा कि एक मेरे पास में BaCl2 था, इस BaCl2 की रिएक्शन H2SO4 के साथ में करवाई। तो बेटा H2SO4 के साथ में कराएंगे तो वही कंडीशन इसके अंदर रहेगी कि जो भी सर आयंस होंगे उन सब का क्या होने वाला है, एक्सचेंज होने वाला है। तो बेटा Ba के ऊपर प्लस का चार्ज, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज, अब सल्फेट के ऊपर माइनस चार्ज और इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, प्लस। तो बेटा इसका प्लस इसके माइनस के साथ में आएगा तो BaSO4 के साथ में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेगा, ये करेगा BaSO4 का फॉर्मेशन करेगा। और बेटा साथ में कौन होगा, H2 और Cl2, ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, 2HCl का क्या करने वाले, फॉर्मेशन। तो बेटा ये जो सब रिएक्शंस है इसके अंदर एक कॉमन चीज अपने को देखने को मिल रही है कि सर इन सब रिएक्शंस के अंदर है ना जनरली इसमें आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। अब बेटा डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। ये करें कि सामान्यतः इन अभिक्रियाओं को आयनिक प्रजातियां होती है, अतः इन्हें आयनिक अभिक्रियाएं बोलते हैं। बेटा आयनिक रिएक्शंस क्यों बोल रहे हैं कि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, आयंस का क्या होने वाला है, एक्सचेंज होने वाला है। प्लस होगा वो माइनस के साथ में कंबाइंड होगा और माइनस किसके साथ में कंबाइंड होगा, प्लस के साथ में। इस वजह से बेटा इनको आयनिक अभिक्रियाओं के नाम से भी अपन जानते हैं। सेकेंड टाइप के अंदर होगा कि बेटा जनरली ये अभिक्रिया अति तीव्र या फिर तात्क्षणिक अभिक्रिया इनको बोलते हैं। इसका मतलब कि सर जैसे ही रिएक्शन होगी तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, उत्पाद बनेगा। तो दूसरी लाइन ये बोल रहा है कि ये अभिक्रिया जनरली बेटा इनकी स्पीड कितनी होती है, 10 की पावर -14 से लेकर 10 की पावर -16 सेकंड होगी में पूर्ण होती है। अतः इन अभिक्रियाओं का वेग ज्ञात करना लगभग क्या होगा, असंभव होगा। बेटा वेग ज्ञात करना असंभव क्यों होगा, क्योंकि इनके होने की दर क्या होती है, जनरली फास्ट होगी। इस वजह से इसके अंदर अपन वेग को ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका कारण क्या होगा, ये तेजी से संपन्न होती है। इस वजह से अपन इसका वेग ज्ञात नहीं कर सकते। बेटा जैसे ही रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट की रिएक्शन हुई, जैसे मान लो एक रिएक्टेंट था, दूसरा रिएक्टेंट, इसको अपन एक किसी मिक्सर के अंदर डाला, बेटा जैसे ही डाला तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर प्रोडक्ट बन गया। इसका मतलब कि इन रिएक्शंस के होने की स्पीड इतनी ज्यादा है कि इसकी वेलोसिटी को अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस वजह से बेटा इनका जो वेग होगा उसको ज्ञात करना क्या होगा, असंभव होगा। क्योंकि बेटा ये एक सेकंड का भी 10 की पावर -14वां भाग होगा, इसके अंदर इतना फास्ट होगा कि अपने को टाइम नहीं मिलेगा इस चीज को कैलकुलेट करने का। इस वजह से इन टाइप की जो रिएक्शंस होगी उसके लिए वेग को ज्ञात करना क्या होगा, असंभव होगा। तो बेटा एक बार आप यहां तक इसको नोट करो। इसके बाद में जो सेकंड टाइप होगा जिसके अंदर अपन वेरी स्लो रिएक्शन है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा तीनों एग्जांपल आपको यहां नोट करने की जरूरत है। तो एक बार बच्चों आप तीनों एग्जांपल्स को नोट करो। इसके बाद में अपन सेकंड टाइप के ऊपर चलेंगे जिसके अंदर वेरी स्लो रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक बार बच्चों आप इसको नोट करो। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में रहेगा। नेक्स्ट जो टाइप रहेगा वो रहेगा अतिमंद अभिक्रिया। तो बेटा अतिमंद का मतलब हो कि जनरली इस टाइप की रिएक्शन होगी, बहुत धीमी गति से होगी। तो एक बार अपन इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स को रीड करते हैं और थ्योरेटिकल जो पॉइंट्स हैं उनको रीड करने के बाद में अपन एक कंक्लूजन के ऊपर चलते हैं। अतिमंद के अंदर सबसे पहला बोल रहा है कि ये अभिक्रिया बहुत धीमी गति से संपन्न होगी, बिल्कुल आराम से होगी, धीरे धीरे टाइम होगा। कमरे के ताप पर यह अभिक्रिया मापन योग्य परिवर्तन दर्शाने में कई महीने या फिर समय का क्या ले लेती है, टाइम ले लेती है। इसका मतलब कि इस टाइप की रिएक्शंस को होने की जो रेट है बहुत धीमी रेट होगी। तो इसमें जो भी चेंजेस होंगे अपन उसको तभी मेजर कर पाएंगे जब उसके अंदर जो मेजरेबल चेंजेस होंगे, जिन अपन परिवर्तन को मेजर करना है, बेटा उन सब परिवर्तन को होने में कितना टाइम लग जाता है, कई बार मंथ या फिर ईयर का भी इसके अंदर क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है। इस वजह से ये क्या होती है, जनरली स्लो रिएक्शन होती है। बेटा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, बेसिक लेवल का एग्जाम्पल इसके अंदर मैं अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला एग्जाम्पल इसके अंदर होता है लोहे पर जंग लगना। तो बेटा इसका सबसे पहला एग्जाम्पल होगा लोहे पर जंग लगना।
बेटा अपने को पता है कि लोहे के ऊपर जंग लगने का जो प्रोसेस है बेटा, उस प्रोसेस के अंदर मंथ का टाइम या फिर ईयर का टाइम लगता है, क्योंकि लोहे पर जंग लगने का जो प्रोसेस है बेटा वो 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं होता, वो एक लंबा प्रोसेस होता है, 10-15 दिन का एक प्रोसेस होगा, तब जाके लोहे के ऊपर क्या लगती है, जंग लगती है। इसके बाद में बेटा सेकेंड एग्जाम्पल अपने पास में रहेगा कि कमरे के तापमान पर उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में H2 तथा O2 से H2O का बनना, ये जो प्रोसेस रहेगा बेटा इसके अंदर भी एक मंथ का टाइम या फिर कई डेज का टाइम लग सकता है कि आप कमरे के तापमान पर उत्प्रेरक होगा, उसकी अनुपस्थिति में आपको क्या करना है, एक अभिक्रिया करवानी है, किस किस के बीच में, H2 और O2 के बीच में, जिससे बेटा प्रोडक्ट के तौर पर अपन को H2O बनाना है। बेटा यहाँ उत्प्रेरक की अनुपस्थिति है, इसका मतलब कि उत्प्रेरक नहीं होगा तो वो बेटा अभिक्रिया आराम से होगी, उसके अंदर लॉन्ग टाइम लगेगा उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। थर्ड एग्जाम्पल अपने को इसके अंदर एक डायरेक्ट एग्जाम्पल याद रखना है कि सर इसके अंदर थर्ड एग्जाम्पल ऐसा होगा कि जो CO होगा उसकी रिएक्शन आपको करवानी है H2 के साथ में रूम टेम्परेचर पर। बेटा रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करवा के आपको CH3OH जिसको मिथेनॉल बोलते हैं, इसका क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। तो बेटा ये जो अभी क्रिया होगी ये भी अपने पास में अति मंद टाइप की रिएक्शन होगी, वेरी स्लो रिएक्शन इनको बोलते हैं। तो बेटा 2-3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं, सब एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, वेरी स्लो रिएक्शन। तो ये सब इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो बेटा आपको याद रखने हैं। तो एक बार बेटा ये तीनों एग्जांपल आप नोट करो, इसके बाद में अपन नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर चलते हैं। तो तीनों एग्जांपल के अंदर सबसे पहला क्या हुआ, लोहे पर जंग लगना। दूसरा क्या था कि कमरे के तापमान पर आपको जो कैटेलिस्ट होगा उसकी एब्सेंस के अंदर ये सब प्रोसेस करना है। तो बेटा उत्प्रेरक की अनुपस्थिति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटेलिस्ट एब्सेंस। इसमें बेटा उत्प्रेरक की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उत्प्रेरक नहीं होगा इसका मतलब अभिक्रिया होगी वो धीमी गति से संपन्न होगी। उस कंडीशन में आपको H2 और O2 की रिएक्शन से किसका फॉर्मेशन करना है, H2O का फॉर्मेशन। थर्ड एग्जांपल है कि सर CO जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं उसकी रिएक्शन आपको H2 के साथ में करवानी है रूम टेम्परेचर पर, जिससे किसका फॉर्मेशन करना है, मिथेनॉल का फॉर्मेशन करना है। ये सब जो प्रोसेस होंगे बेटा रूम टेम्परेचर के ऊपर होने वाले, इसका मतलब इन सब प्रोसेस को होने में मंथ का टाइम या फिर कई डेज का टाइम लग जाता है। इस वजह से अपन इनको वेरी स्लो रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, क्योंकि जो भी चेंजेस होंगे वो बेटा अपने को कई डेज के बाद में क्या कर सकते हैं, अपन इसको नोटिस कर सकते हैं। इस वजह से इसको वेरी स्लो रिएक्शंस की कैटेगरी में रखा गया है। तो बेटा एक बार तीनों एग्जांपल आप नोट करो, इसके बाद में लास्ट टाइप अपने पास में मॉडरेट टाइप रिएक्शन रहेगी, उन सबको नोट करना है। तो एक बार बच्चों नोट करो आप इसको। बेटा यहाँ इसको अगर बैलेंस करना चाहेंगे तो इधर क्या कर देंगे अपन, 2 लगा देंगे जिससे बैलेंस हो जाएगी। इसके बाद बेटा थर्ड टाइप के ऊपर चलते हैं, यहाँ से जो थर्ड टाइप होगा उसके ऊपर चलते हैं। थर्ड टाइप अपने पास में रहेगा मंद या फिर इसको मध्यम गति की अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसके लिए बेटा एक थ्योरेटिकल लाइन ये दे रखी है कि इस प्रकार की अभिक्रिया सामान्य ताप पर मापन योग्य वेग से संपन्न होती है। अतः इन अभिक्रियाओं नए अभिक्रियाओं का वेग आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं। और अधिकांश अभिक्रिया प्रकृति में कैसी होगी, आणविक होगी, इसका मतलब मॉलिक्यूलर टाइप की रिएक्शन होगी। सबसे पहला जैसे H2O2 का विघटन है, बेटा अपने पास में H2O2 पेरोक्साइड होता है, तो इसका विघटन कैसे करोगे आप, इसको डीकंपोज करना है आपको। तो डीकंपोज कैसे करोगे कि H2O2 था, उसको डीकंपोज करने के लिए हीट देनी पड़ेगी। तो बेटा ये किस में कन्वर्ट होगा, H2O, और साथ में ऑक्सीजन के अंदर क्या होने वाला है, कन्वर्ट होने वाला है। बेटा इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो इस तरफ ऑक्सीजन तो कितने अपने पास में 3 ऑक्सीजन, जबकि उस तरफ कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। बेटा यहाँ क्या कर दूंगा मैं, 2 ऑक्सीजन ऐड कर दूंगा। अब बेटा देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 4, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर भी 2 लगा दूंगा। बेटा ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन इस तरफ, तो 2 ऑक्सीजन तो यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस रिएक्शन होगी। तो इस टाइप की रिएक्शन है वो बेटा किस टाइप की रिएक्शन के अंदर रखेंगे अपन, इसको मॉडरेट रिएक्शन के अंदर रखने वाला। इसके बाद में बेटा लास्ट अपने पास में जैसे N2O5 होता है उसका डीकंपोजिशन होगा, और सबसे लास्ट एग्जांपल रहेगा कि जलीय विलयन में एक्सोशर्करा का क्या करना है, अपने को प्रतिपन्न करना है। ये सब एग्जांपल अपने को एनसीईआरटी के अंदर दे रखे। बेटा इसमें लास्ट एग्जांपल अपने पास में जैसे सबसे पहला H2O2 का विघटन रहेगा, बेटा वो नोट करना, यहाँ हीट देना पड़ेगा, तापमान देना पड़ेगा, तब जाके क्या करेगा, डीकंपोज होगा। तो बेटा एक बार आप इन तीनों एग्जाम्पल्स को नोट करो, इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो एक बार तीनों एग्जाम्पल्स को नोट कर लो आप।
इसके बाद में जैसे बच्चों अपने पास में ये एग्जांपल था N2O5, उसका डीकंपोजिशन की रिएक्शन अगर चाहिए तो अपन लिख सकते हैं कि जो N2O5 होगा बेटा वो डीकंपोज होगा N2O4 प्लस O2 के अंदर डीकंपोज होने वाला है। इसको अगर बैलेंस करना चाहिए तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो आराम से। बेटा इस तरफ तो ऑक्सीजन कितने हैं 10 4 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 लगा दूंगा और बेटा अब इसको बैलेंस करना तो नाइट्रोजन 4 हो गए, यहाँ पे भी 2 लगा दूंगा। इस तरफ ऑक्सीजन कितने होगी 10 ऑक्सीजन, इस तरफ 8 और 2 10 ऑक्सीजन। इसका मतलब ये सब रिएक्शंस क्या है बैलेंस रिएक्शन है। तो सबसे पहले एग्जांपल है H2O2 का विघटन, दूसरा N2O5 का डीकंपोजिशन करना था और थर्ड एग्जांपल जलीय विलयन में एक्सोशर्करा का प्रतिपन। बेटा ये सब एग्जांपल आपको एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, इसलिए इनकी ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट तो है। बेटा लास्ट बात ये कि देखिए अधिकांश ये जो अभिक्रिया है बेटा नेचर के अंदर कैसी होगी आणविक प्रकृति, इसका मतलब नेचर के अंदर कैसी होने वाली है मॉलिक्यूलर नेचर होगा इनका। बेटा ये सब चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी है कि जिसमें मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से क्या करेंगे कोलाइड करेंगे रिएक्शन करने वाले। सबसे पहले एग्जांपल H2O2 का विघटन, जिसमें H2O2 था उसको हीट करेंगे तो H2O प्लस O2 के अंदर कन्वर्ट होगा। दूसरा N2O5 का डीकंपोजिशन था तो बेटा N2O5 डीकंपोज होगा N2O4 प्लस O2 के अंदर डीकंपोज होगा। और थर्ड जो अपने पास में इसमें एग्जाम्पल था जलीय विलयन के अंदर एक्सोशर्करा का क्या करना था अपने को प्रतिपन इसके अंदर ध्यान रखना था। तो बेटा तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर दे रखे। तो बेटा इसमें क्वेश्चन इस हिसाब से पूछे जा सकते हैं, जैसे मान लो 4 आपको अलग अलग टाइप के ऑप्शंस दे देगा और उसमें से ये पूछ लें कि बताओ इसमें से मध्यम या फिर मंद गति की अभिक्रिया का एग्जांपल कौन सा है। तो बेटा ये सब एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, इसका मतलब मस्ट है इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद में नीट और जेईई एग्जाम के लिए भी क्या होने वाले इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हर किसी टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक बार बच्चों यहाँ तक आप इसको नोट करो, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अपन चलने वाले हैं जिसमें अपन ऑर्डर जो अपने पास में रेट ऑफ रिएक्शन होगी अभिक्रिया की दर उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों एक बार खटाखट आप इसको नोट करो, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं अपन। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक यहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में रहेगा अभिक्रिया का वेग या फिर इसको रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो बेटा इसको आगे चल के मैं ROR के नाम से जानूंगा, इसका मतलब अभिक्रिया का वेग रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, ये कह रहा है कि इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता या दाब में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। और अभिक्रिया का वेग होगा बेटा हमेशा कैसी वैल्यू लेने वाला है पॉजिटिव, क्योंकि बेटा वेग जो होता है रेट वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू ऑलवेज कैसी होने वाली है पॉजिटिव। ये सब चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी है। अब बेटा मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको इसको समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि एक रिएक्शन थी अभिक्रिया थी, उसमें बेटा रिएक्टेंट था अभिकारक, उससे किसका फॉर्मेशन हुआ उत्पाद का फॉर्मेशन हुआ। इसके लिए अगर मेरे को बेटा रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है अभिक्रिया का वेग निकालना है जिसको मैं ROR से रिप्रेजेंट करूंगा, तो उसका फॉर्मूला होगा अपने पास में ROR का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या है कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में कितना चेंज होगा, उसी चीज को अपन क्या बोलने वाले हैं बेटा, इसको अभिक्रिया की वेग है उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला कैसा होगा ROR का, ये फॉर्मूला होगा अभिकारक या उत्पाद अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो बेटा किसके अंदर होना चाहिए प्रति इकाई समय के अंदर जो चेंज होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। प्रति इकाई समय के अंदर जो परिवर्तन होगा उसी को अपन रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या हो गया कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन प्रति इकाई समय के अंदर, इस चीज को अपन इसके अंदर क्या करने वाले हैं रिप्रेजेंट करने वाले। तो बेटा इसका फॉर्मूला एक चीज में लिख सकता हूँ क्या, देखो फॉर्मूला क्या होगा इसका, किस तरह आप या तो अभिकारक या फिर उत्पाद होगा उसकी सांद्रता में चेंज कर रहे हो प्रति इकाई समय में, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास में कि सर ROR होगा, उसका फॉर्मूला होगा जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं डेल्टा सी, डेल्टा का मतलब चेंज, सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन जिसको हिंदी में सांद्रता बोलते हैं बेटा किसके अंदर प्रति इकाई समय के अंदर। इस चीज से मैं क्या कर सकता हूं इसको रिप्रेजेंट करता हूं। अब बेटा एक चीज अपने को ध्यान रखनी है जो एक इंपॉर्टेंट चीज भी है, ये सबसे बेसिक होता है अपने केमिस्ट्री में।
बेटा अपन जैसे जैसे अभिक्रिया में आगे की तरफ चलेंगे वैसे वैसे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा, टाइम बीतता जाएगा, वैसे वैसे बेटा रिएक्टेंट की सांद्रता तो कम होगी और प्रोडक्ट की सांद्रता क्या होने वाली है, बढ़ने वाली। अभिकारक की सांद्रता समय के साथ में कम होगी और उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, समय के साथ में बढ़ेगी। इस वजह से बेटा मैं यहाँ एक बार तो प्लस का साइन यूज कर रहा हूँ और दूसरा किसका साइन यूज कर रहा हूँ, माइनस का साइन। बेटा एक लाइन अपने अभी देखी थी कि अभिक्रिया का वेग हमेशा कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा। लेकिन सर आपने तो अभी थोड़े टाइम पहले तो ये चीज बोली थी कि अभिक्रिया का वेग होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है। लेकिन सर आपने तो इस फॉर्मूले में कैसा साइन लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। इसका मतलब सर आप बताते तो कुछ और हो और फॉर्मूला किसी और चीज का लिख देता हूँ, क्योंकि आपने कब कहीं पर भी इस चीज का जिक्र नहीं किया है कि अभिक्रिया का वेग ऋणात्मक हो सकता है। लेकिन सर आपने यहाँ माइनस का साइन लगा दिया। बच्चों ऐसा कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपने तो ये तो कहा ही नहीं कि अभिक्रिया का वेग होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है। बिल्कुल नहीं कहा, मैंने अभी भी मना कर रहा हूं कि नेगेटिव नहीं होगा। बेटा यहाँ प्लस माइनस का चार्ज है, जो प्लस माइनस का साइन है वो जनरली इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटा प्लस का साइन तो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम के साथ में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी और माइनस का साइन ये बोल रहा है कि टाइम के साथ में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होने वाली है, डिक्रीज। इसका मतलब प्लस माइनस का साइन है वो अभिक्रिया के वेग के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा। बेटा यहाँ प्लस का साइन होगा, जो माइनस का साइन होगा वो किस चीज को बता रहा है, अभिकारक की सांद्रता को। अभिकारक की सांद्रता, क्योंकि बेटा अपने को पता है कि समय के साथ में अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है। इस वजह से मैंने किसका साइन लगाया, माइनस का साइन। और बेटा प्लस का साइन किसको बता रहा है, ये बता रहा है उत्पाद की सांद्रता को। उत्पाद की सांद्रता को क्या कर रहा है, प्लस का साइन बता रहा है। इसका मतलब बेटा प्लस माइनस का साइन होगा, उसका अभिक्रिया की दर से कोई लेना देना नहीं होगा। इसके अंदर माइनस का साइन इस चीज को बता रहा है कि सर टाइम के साथ में जो रिएक्टेंट होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, समय के साथ में अभिकारक की सांद्रता कम होगी। इसलिए बेटा मैं किसका साइन यूज कर रहा हूँ, माइनस का। और बेटा समय के साथ में उत्पाद की जो सांद्रता है वो बढ़ने वाली है, इस वजह से कौन सा साइन यूज करो, प्लस का। इसका मतलब ये माइनस का साइन रेट ऑफ रिएक्शन के लिए नहीं है। इस चीज का बच्चों आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार यहां तक आप इसको नोट करो, इसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। जैसे बेटा इस वाले एग्जांपल को मैं एक बार एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। जैसे मैंने ये कहा कि एक रिएक्शन थी, इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना। मैंने कहा कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, जिसको अपन टी इक्वल्स टू 0 टाइम बोलते हैं, बेटा इस टाइम पे अभिकारक की सांद्रता को मैंने ए मान लिया। अब बेटा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, अभी की रे स्टार्ट नहीं हुई है, इसका मतलब उस टाइम पे उत्पाद अपने पास में होगा नहीं। बेटा यहाँ उत्पाद कितना होगा, 0 होगा। अब बेटा मैंने कहा कि टी इक्वल्स टू टी टाइम में 2 4 5 7 मिनट के बाद में, तो बेटा क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता कम होगी। तो मैंने कहा कि सर इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए थी, उसमें से मैंने ऐसा माना कि एक्स सांद्रता क्या हुई, इसकी कम होगी, एक्स कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई। अब बेटा अभिकारक जितना कम होगा उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के सापेक्ष प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद उतना बनेगा। बेटा एक्स कॉन्सेंट्रेशन अगर यहाँ से कम हुई है, इसका मतलब एक्स कॉन्सेंट्रेशन ही क्या होने वाली है, बनने वाली है। अब बेटा एक चीज आप देखो कि सर इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए थी, टाइम के साथ में एम से कुछ कम हो गया। इसका मतलब जैसे मान लो मैंने कहा कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10 थी, टाइम के साथ में 2 कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। इसका मतलब इनिशियल 10 थी, अब टी इक्वल्स टू टी टाइम पर 8 कॉन्सेंट्रेशन बच रही है, जबकि यहाँ पहले 0 थी। अब बेटा जितना कम हुआ उतना प्रोडक्ट बन गया। इसका मतलब कि समय के साथ में अभिकारक की सांद्रता घटेगी। उस चीज को तो माइनस के साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और प्लस का साइन इस चीज को बता रहा है कि समय के साथ में उत्पाद की सांद्रता क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। एक बार बच्चों आप यहाँ तक इस चीज को नोट करो। अब बेटा यहाँ जो जनरल फॉर्मूला था उसके अंदर कौन कौन सी चीजें क्या है, उन सब के बारे में अपन अगले जो पेज होगा उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार बच्चों यहाँ तक आप इसको नोट करो। बेटा माइनस का साइन रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं बता रहा है, केवल माइनस इस चीज को बता रहा है कि समय के साथ में अभिकारक की सांद्रता कम हो रही है। तो बेटा इस चीज से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। माइनस केवल इस चीज को बता रहा है कि टाइम जैसे जैसे बीतता जाएगा वैसे वैसे रिएक्टेंट कम होता जाएगा, और प्लस इस चीज को बता रहा है कि टाइम के साथ में उत्पाद की सांद्रता क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। ये सब चीजों बच्चों एक बार आप नोट करो। इसके बाद में एक ब्लैंक स्लाइड के थ्रू अपन कुछ ग्राफ वगैरह की हेल्प से इस चीज को और अपन ढंग से क्लियर करने वाले। एक बार बच्चों यहां तक आप इसको नोट करो।
इसके बाद में बच्चों एक ब्लैंक स्लाइड के थ्रू अपन एक ग्राफ की हेल्प से इस चीज को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। तो ये सब चीजें आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसके बाद में बच्चों एक मैं खाली स्लाइड लेता हूं, उसके हेल्प से अपन कुछ एक ग्राफ होगा उसके हेल्प से मैं इसको समझाता हूं। देखो सबसे पहले मैंने ग्राफ पुट किया, तो एक बार मैं एक दो क्वेश्चन आपसे भी पूछना चाहूंगा कि कौन सा ग्राफ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बता रहा है और कौन सा ग्राफ होगा वो उत्पाद की सांद्रता को बताने वाला है। तो बेटा एक ग्राफ अपन प्लॉट करने जा रहे हैं। बेटा ये अपने पास में एक ग्राफ रहेगा जिसमें इस तरफ तो अपन सांद्रता के बारे में बात करेंगे और बेटा इस तरफ अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं, समय के बारे में बात करने वाले हैं। दो अलग अलग टाइप के ग्राफ यहां में पुट करने वाला हूं। देखो सबसे पहला जो ग्राफ है वो ऐसा मैंने पुट किया कि यहाँ समय के साथ में कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और बेटा दूसरा ग्राफ ऐसा है कि समय के साथ में जो सांद्रता है वो क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। दो अलग अलग टाइप के ग्राफ। बेटा अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ कि इस वाले ग्राफ को तो मैं 1 नंबर नाम दे रहा हूँ और ये अपने पास में 2 नंबर रहेगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ ग्राफ नंबर 1 होगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जनरल रिएक्शन अपने पास में ये थी कि एक अभिकारक था उससे बेटा उत्पाद का फॉर्मेशन कर रहा है। तो बेटा कौन सा ग्राफ तो अभिकारक की सांद्रता के बारे में बता रहा है और कौन सा ग्राफ होगा उत्पाद की सांद्रता के बारे में बताएगा। बच्चों एक चीज इधर देखो, यहां अपन देख रहे हैं कि सर जो ग्राफ नंबर 1 होगा उसमें समय के साथ में जो अभिकारक होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन बेटा क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जबकि दूसरे ग्राफ में समय के साथ में इसकी सांद्रता क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। और हमें पता है कि सर समय के साथ में अभिकारक की सांद्रता तो क्या होगी, घटेगी और उत्पाद की सांद्रता क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। इसका मतलब जहां सांद्रता कम हो रही है बेटा वो ग्राफ तो किस चीज को बताएगा, अभिकारक को बताएगा। इसका मतलब सर पहला ग्राफ जो है वो एक चीज को बता रहा है, किस चीज को बता रहा है, पहला ग्राफ अपने को, सर पहला ग्राफ अपने को ये बता रहा है कि ये जो सांद्रता रहेगी वो अभिकारक की सांद्रता रहेगी। और सर दूसरा जो ग्राफ है उसमें सांद्रता समय के साथ में बढ़ रही है और सांद्रता का समय के साथ में बढ़ना इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो बेटा सांद्रता किसकी होने वाली है, उत्पाद की सांद्रता होने वाली है। इसका मतलब ग्राफ नंबर 2 होगा वो अपने को प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में जानकारी देता है। अगर बेटा मैं आपसे ये पूछूं कि सर आप एक काम करो इसमें जो अभिकारक है उसके लिए आरओआर है जिसको रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग, वो सर अलग से निकाल के दिखाओ मेरे को। और उत्पाद के लिए जो अभिक्रिया का वेग होगा उसको क्या करो आप अलग से निकाल के बताओ। तो बेटा सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन अपने को लिखनी है किसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए लिखनी है, उत्पाद के लिए। तो बेटा उत्पाद के लिए जिसको प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करें अपन, पी से रिप्रेजेंट करें, तो बेटा फॉर्मूला क्या था आरओआर का कि जो भी अभिकारक उत्पाद होगा उसकी सांद्रता में समय के साथ में कितना परिवर्तन हो रहा है उस चीज को अपन इससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो सर इसका जो अपने पास में फॉर्मूला आएगा वो आएगा उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ में परिवर्तन। तो बेटा ये तो प्रोडक्ट है उसकी सांद्रता में समय के साथ में कितना परिवर्तन हुआ इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। अब बेटा उत्पाद की सांद्रता समय के साथ में बढ़ने वाली है, इसका मतलब सर एक काम कर दो ना आप यहाँ कैसा साइन लगा दो, प्लस का साइन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लस का साइन है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप ये कहोगे कि सर यहाँ जो प्लस का साइन है वो केवल इस चीज को बता रहा है कि उत्पाद की सांद्रता है जो समय के साथ में क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। इसका मतलब सर प्लस के साइन के साथ में आप ऐसा लिख दो कि ये जो प्लस का साइन है वो केवल इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज को, उत्पाद की सांद्रता को, जो बेटा टाइम के साथ में क्या होगी, समय के साथ इंक्रीज होगी। बस इस चीज को ही बता रहा है और प्लस माइनस का चार्ज है वो केवल इस चीज को बता रहा है। अब सर एक काम करो, आप अगर उत्पाद के लिए लिख दिया तो आप दूसरा एक काम और कर सकते हो, अभिकारक के लिए भी सेम फॉर्मूला लिख के बताओ और देखते हैं क्या केस के अंदर चेंज होने वाले हैं। तो बेटा मैं नेक्स्ट जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ आर ओ आर जिसको अभिक्रिया का वेग बोलते हैं, किसके लिए, अभिकारक के लिए। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला भी सर सेम ही रहेगा कि अब तो फॉर्मूला है वो सेम सा फॉर्मूला लिखो आप। इसमें केवल ये आप एक काम करो कि जो अभिकारक था उसको आर से रिप्रेजेंट करो, तो इसको ऐसे लिख दो रिएक्टेंट की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन। और बेटा जैसे जैसे समय बीतता जाएगा अभिकारक की सांद्रता क्या होने वाली है, घटने वाली है। तो सर एक काम कर दो ना, माइनस का साइन और लगा दो। बेटा ये माइनस का साइन भी अभी उसी चीज को बता रहा है जो पहले बता रहा था, किस चीज को, माइनस का साइन अभी भी इस चीज को बता रहा है कि बेटा समय के साथ में जो अभिकारक होगा उसकी सांद्रता घटेगी। तो माइनस का साइन किसको बता रहा है, अभिकारक की सांद्रता को, अभिकारक की सांद्रता को। जो बेटा अभिकारक की सांद्रता होगी वो क्या होगी,
समय के साथ डिक्रीज होगी। बेटा इस चीज को रिप्रेजेंट करने वाला है, इसका मतलब प्लस माइनस चार्ज होगा, वो केवल और केवल अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो भी परिवर्तन आएगा, उत्पाद की सांद्रता समय के साथ में बढ़ेगी, इस वजह से प्लस का साइन, और अभिकारक की सांद्रता समय के साथ में घटेगी, इस वजह से माइनस का साइन। अभी भी बेटा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऑलवेज पहले भी पॉजिटिव हुआ करती थी और अभी भी क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। इस माइनस के साइन से आपको गच्चा खाने की जरूरत नहीं है। ये कंफ्यूजन के तौर पर आपको एक कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। बेटा दो अलग अलग टाइप के अपने पास में फॉर्मूलाज थे, वो सब अपन इसके अंदर नोट कर लिए। ये सब चीजें बेटा अपने को इसके अंदर करनी थी, तो एक बार यहाँ तक आप इसको नोट करो। मैं एक चीज नोट के अंदर जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो हमेशा लिखवा देता हूँ, हमेशा लिखवाता हूँ। बेटा नोट में एक चीज लिखनी है कि अभिक्रिया की दर होगी, अभिक्रिया की दर हमेशा पॉजिटिव होगी। बेटा नेगेटिव का इसके अंदर कोई सवाल पैदा नहीं होता है। बेटा इस चीज को अपन एक सुंदर सा बॉक्स बनाते हैं, उसके अंदर क्या करने वाले हैं, फिट करने वाले हैं। बेटा ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो अपनी एनसीईआरटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनों में से एक है। और लाइन क्या है अपने पास में, किसी नोट के अंदर आपने एक चीज लिखवाई है कि अभिक्रिया की जो दर होने वाली है वो हमेशा कैसी क्वांटिटी रहेगी, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होने वाली है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो बेटा ये सब चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी है कि अभिक्रिया की दर हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो बच्चों एक बार आप इस स्लाइड को नोट करो, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले आरओआर होगा, उसकी यूनिट के बारे में भी डिस्कस करने वाले। एक बार बच्चों आप इस लाइन को यहाँ तक नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। बच्चे एक बार जल्दी नोट करो, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं अपन। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट अपन लेकर चलते हैं, इसमें जो आरओआर होगा उसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं, अभिक्रिया की दर की इकाई होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में रहेगा अभिक्रिया की दर, जो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर की इकाई, अभिक्रिया दर की इकाई, इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। जो आरओआर होगा उसकी यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। बेटा सबसे पहले अपने पास में जो आरओआर था, रेट ऑफ रिएक्शन, उसकी जो फॉर्मूला था वो क्या था कि सर फॉर्मूला तो आपने ऐसा लिखवाया था कि जो भी उत्पाद या फिर अभिकारक होगा उसकी सांद्रता में समय के साथ में कितना परिवर्तन आ रहा है उसको आप क्या कर दो, आरओआर होगा उसके फॉर्मूले में एडजस्ट करने की कोशिश करो। बेटा यहाँ कैसा चार्ज आएगा, एक तो प्लस का और दूसरा माइनस का साइन, दो साइन आने वाले। बेटा अपने पास में रेट ऑफ रिएक्शन है, उसकी यूनिट के बारे में बात करेंगे, इकाई के बारे में बात करेंगे। बेटा सबसे पहले अपने पास में इसके अंदर दो ही चीजें हैं कि सर पहली चीज तो अपने पास में यहाँ सांद्रता है और दूसरा कौन सा रहेगा, समय रहेगा। बेटा सांद्रता की यूनिट तो अपने को पता होती है कि सर सांद्रता होगी, उसकी यूनिट क्या होने वाली है अपने पास में, तो बेटा सांद्रता की यूनिट होगी वो होगी अपने पास में मोल अपॉन लीटर। और बेटा इस यूनिट को आपको टाइम होगा, उसकी यूनिट अपने को सेकंड यहाँ अज्यूम करनी है, उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, आरओआर होगी, उसके यूनिट के बारे में बात करेगा। बेटा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो मोल, ये लीटर नीचे से ऊपर जाएगा तो इसको लीटर इनवर्स बोल दूंगा, और बेटा टाइम भी नीचे से ऊपर जाएगा तो इसको क्या बोल दूंगा, सेकंड इनवर्स बोल दूंगा। इसका मतलब बेटा ये जो मेरे पास में यूनिट रहने वाली है, बेटा ये इकाई किसकी रहने वाली है, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर की इकाई होगी, तो ये अपने पास में होगी आरओआर की यूनिट की इकाई। बेटा ये अपने पास में इसकी इकाई रहने वाली है। इसके बाद में तो एक चीज अपन ने जो आदर्श गैस समीकरण होती है उसके ऊपर आता हूं मैं। आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर एक आइडल गैस इक्वेशन जो अपने गैसेस स्टेट चैप्टर आता है उसके अंदर पढ़ते हैं कि सर एक समीकरण होती है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। बिल्कुल ये समीकरण सर हमने पढ़ी है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी।
बेटा इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ और मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि P इक्वल्स टू N अपॉन V RT। मैंने कुछ नहीं किया, इस V को N के नीचे लिया, ऐसा लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर, आप ऐसा कर सकते हो। अब सर अगर आपने ऐसा कर दिया तो मेरे को एक चीज तो पता होती है कि N अपॉन V होता है, उस चीज को सर, तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। इसका मतलब N अपॉन V को मैं क्या बोलने वाला हूँ, कॉन्सेंट्रेशन बोलने वाला हूँ। बेटा यहाँ से नया रिलेशन क्या बन गया कि सर P इक्वल्स टू हो गया CRT। इसका मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कॉन्सेंट्रेशन के लिए। इसका मतलब कि सर आप प्रेशर लिखो या कॉन्सेंट्रेशन लिखो एक ही बात है। इसका मतलब सर इस यूनिट को मैं चेंज कर सकता हूँ थोड़ा सा कि सर गैसों के लिए क्या यूनिट होगी, गैसों के लिए ROR होगा। उसकी इकाई क्या होने वाली है कि सर इकाई के अंदर आप एक काम करो ना, सांद्रता थी उसको किससे रिप्लेस कर दो, प्रेशर से रिप्लेस कर दो। बेटा प्रेशर की यूनिट अपने पास में अलग अलग हो सकती है, जैसे ATM ही मान लेता हूँ मैं। तो गैसों के लिए जो ROR होगा उसकी इकाई क्या होगी, तो सर वो सेम रहेगी। आप कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या कर दो, प्रेशर रख दो। तो इसके लिए फॉर्मूला तो क्या था कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T और वही प्लस माइनस का साइन। तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी कि सर प्रेशर की यूनिट तो ATM होती है, और बेटा टाइम से क्या करना था, इसको डिवाइड करना था। तो टाइम की यूनिट क्या मान लेता हूँ मैं यहाँ, सेकंड इनवर्स मान लेता हूँ। इसका मतलब सर गैसों के लिए ROR की इकाई होगी, वो होगी ATM सेकंड इनवर्स। तो बेटा इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ। PV इक्वल्स टू NRT का एक सबसे जनरल फॉर्मूला होता है अपने पास में, जहाँ P प्रेशर होता है, V जो आयतन होगा, N नंबर ऑफ मोल बोलते हैं, R को सार्वत्रिक गैस नियतांक बोलते हैं। बेटा T यहाँ क्या होने वाला है, टेम्परेचर होने वाला है। तो इससे मैं PV इक्वल्स टू NRT से P इक्वल्स टू N अपॉन VRT, और N अपॉन जो V होगा उसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ से सर एक रिजल्ट आ गया कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन के। इसका मतलब प्रेशर को अपन आराम से कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। बट ये जनरल चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जिसको अभिक्रिया की दर बोलते हैं। तो बेटा इसकी फाइनल यूनिट क्या निकल के आई जो अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, वो आएगी मोल लिटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। जिस बेटा अपने को याद रखना है। तो एक बार बच्चे यहाँ तक आप इसको नोट करो। इसके बाद में टाइप ऑफ रिएक्शन है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन औसत जो रेट होगी उसके बारे में बात करेंगे, और दूसरा अपन तात्क्षणिक जो दर होगी उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों एक बार यहाँ तक आप इसको खटाखट छापो, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। एक बार नोट करो। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अपन चलने वाले हैं। यहाँ तक आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में रहेगा अभिक्रिया की दर के प्रकार। जो दो टाइप की अभिक्रिया अपने पास में रहेगी। सबसे पहले तो अपन किसके बारे में बात करते हैं कि एक तो औसत अभिक्रिया वेग बोलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा अलग अलग टाइप के अपने पास में यहाँ ग्राफ होने वाले हैं। मैंने एक जनरल इक्वेशन यहाँ मानी है कि बेटा रिएक्टेंट से किसका फॉर्मेशन होने वाला है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है। तो इसके लिए ग्राफ्स वगैरह को अपने को प्लॉट करना है। बेटा सबसे पहले मैं ग्राफ यहाँ पुट करने जा रहा हूँ रिएक्टेंट के लिए, अभिकारक के लिए। तो इसमें ग्राफ क्या रहेगा बेटा, इस तरफ तो मैं सांद्रता लेता हूँ और इस तरफ क्या रहेगा, समय। इसके बीच में ग्राफ पुट करना। बेटा सबसे पहले मैं रिएक्टेंट के बारे में बात करता हूँ। सर रिएक्टेंट के लिए आप जब ग्राफ पुट करोगे तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी वो समय के साथ में क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब सर एक काम करो ना आप, इस ग्राफ को मैं ऐसा कर सकता हूँ। बेटा इस तरफ तो कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता, तो मैं अलग अलग टाइप की इसके अंदर जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से इस ग्राफ को बना सकता हूँ। तो इस तरफ मैं सांद्रता को थोड़ा दूर लिख देता हूँ। यहाँ बेटा मैं एक ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ, लाइन्स वगैरह। यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन होगी उसको C1 कॉन्सेंट्रेशन बोलूंगा और टाइम को T1। यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी उस कॉन्सेंट्रेशन को बेटा मैं क्या बोलूंगा, C2, और इस टाइम को क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है। अब बेटा यहाँ अपने को ROR निकालनी है, किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए।
क्योंकि रिएक्शन ये थी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। बेटा इसके लिए आर निकालोगे तो कैसा निकालोगे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। बेटा कॉन्सेंट्रेशन में चेंज को कैसे निकालते हो, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बेटा यहाँ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन तो कौन है, C2, तो ये रहेगा डेल्टा C2 माइनस C1। बेटा अपने को एक चीज पता है कि सर C2 की वैल्यू तो कम है, जबकि C1 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होने वाली है, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा अपने को T2 माइनस T1 से। बेटा C2 की वैल्यू कम है और कम में से ज्यादा को माइनस करोगे, इसका मतलब है यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या रहेगा, बेटा कम में से ज्यादा को माइनस करोगे तो साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा। इस वजह से अभिकारक होगा, उसकी सांद्रता जो अपने पास में रेट ऑफ रिएक्शन होगी उसके बाहर किसका साइन लगाते हैं, माइनस का। बेटा फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया कि सर जो रिएक्टेंट था उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज समय के साथ में, और बेटा यहाँ वैल्यू किसकी आने वाली है, माइनस की वैल्यू आने वाली है। इसका मतलब कि अभिकारक की सांद्रता होगी बेटा समय के साथ में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो माइनस का साइन किसको बताएगा, अभिकारक की सांद्रता को। इसका मतलब माइनस का साइन बता रहा है कि अभिकारक की सांद्रता जो समय के साथ में क्या हो रही है, डिक्रीज। इस वजह से बेटा किसका साइन है, माइनस का साइन। इसके अंदर बेटा अगर प्रोडक्ट के लिए अपन ग्राफ पुट करेंगे तो प्रोडक्ट का ग्राफ भी अपन यही देखते हैं बेटा, वही टाइम और सांद्रता के बीच में। तो अपने को पता है कि प्रोडक्ट की सांद्रता होगी वो समय के साथ में क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। बेटा ये प्रोडक्ट की सांद्रता मेरे पास में रहेगी, यहाँ जो सांद्रता थी इस वाली सांद्रता को मैंने तो C1 मान लिया और इधर टाइम को T1, और बेटा इस तरफ जो सांद्रता थी मेरे पास में इसको मैंने क्या माना है, C2, और टाइम को क्या मान लिया, T2। बेटा इधर तो समय था मेरे पास में और इधर क्या थी, सांद्रता। तो प्रोडक्ट के लिए मेरे को जब चेंज निकालना है, आर निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा कि सर आर होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी है, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। बेटा अब की बात C2 की वैल्यू ज्यादा होगी और C1 की वैल्यू क्या होने वाली है, कम, और ज्यादा में से कम को माइनस करोगे इसका मतलब पॉजिटिव आएगा। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा कि सर आपके पास में रिजल्ट आएगा उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ में परिवर्तन हुआ और उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इस वजह से किसका साइन लगा, तो प्लस का साइन। ये प्लस का साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेटा ये प्लस का साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उत्पाद की सांद्रता को। ये प्लस का साइन उत्पाद की सांद्रता के बारे में बता रहा है अपने को। बेटा ये सब चीजें इसको अपने ध्यान में रखनी थी। बेटा प्लस का साइन उत्पाद की सांद्रता को और माइनस का साइन कि समय के साथ में अभिकारक की सांद्रता डिक्रीज हो रही थी। इसको बेटा अलग अलग टाइप की ग्राफ की हेल्प से भी अपन ने समझा। तो एक बार बच्चों यहाँ तक आप इसको नोट करो, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं यहाँ से, जिसमें इंस्टेंटेनियस रेट होगी उसके बारे में डिस्कस करने वाले, तात्क्षणिक दर के बारे में अपन डिस्कस करने वाले। तो एक बार बच्चों यहाँ तक आप इसको नोट करो। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में रहेगा तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। तो बेटा इसकी जो रिएक्शन रहेगी उसको अपन मैं क्या बोलने वाला हूँ जो रेट रहेगी उसको मैं बोलने वाला हूँ आर इंस्टेंटेनियस। बेटा इसके अंदर एक काम करना है आपको, बेटा तात्क्षणिक का मतलब है कि छोटा सा जो टाइम इंटरवल होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा तात्क्षणिक जिसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है स्मॉल टाइम इंटरवल के अंदर, स्मॉल टाइम इंटरवल के बारे में बात करते हैं, जहां बेटा टाइम के अंदर चेंज होगा उसकी वैल्यू को अप्रोक्स कितना मानना है, 0 मानना है। तो जब भी आपको आर इंस्टेंटेनियस निकालनी हो, तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर निकालनी हो, आपको एक काम करना है, सबसे पहले जो लिमिट होगी बेटा वो लिमिट पुट करनी है कहां से कहां तक, डेल्टा टी से 0 तक आप क्या करो, लिमिट को पुट करो। इसके बाद में जो भी आर इंस्टेंट जो अपने पास में आर एवरेज थी उससे क्या कर दो, इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करूं कि आर एवरेज का फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के अंदर अपने को लिमिट कहां से कहां तक रखनी है,
टेंस टू 0 रखनी है। बेटा लिमिट के अंदर एक छोटा सा टाइम इंटरवल लेना है कि सर आर एवरेज थी, बस उसमें एक काम कर दो, जहां डेल्टा टी था उसको किससे रिप्लेस कर दो, 0 से रिप्लेस कर दो। अब बेटा एक रिएक्शन लिखता हूं मैं, जनरल इक्वेशन कि सर ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, बस ये वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं रिएक्टेंट के लिए आर इंस्टेंटेनियस लिखता हूँ। कैसे लिखूंगा, आर इंस्टेंटेनियस होगी, वो रिएक्टेंट के लिए लिखनी है, तो लिमिट, ये तो लिमिट पुट करो। बेटा अभिकारक के लिए अपने को दर लिखनी है, तो कैसे लिखोगे, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। बेटा डेल्टा आर का मतलब अभिकारक की दर और डेल्टा टी का मतलब समय में परिवर्तन, और अभिकारक है इस वजह से माइनस का साइन लगा रहा हूं। बेटा ये लिख दिया। दूसरा अपने को काम करना है कि सर आप प्रोडक्ट के लिए भी तो लिख ही दो, तो प्रोडक्ट के लिए कैसे लिखोगे, उत्पाद के लिए कि सर लिमिट है वही डेल्टा टी इक्वल टू 0 पुट करो। अब जो आर एवरेज थी वो लिखो प्रोडक्ट के लिए, तो बेटा कैसे लिखूंगा, उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ में परिवर्तन, और बेटा उत्पाद है इस वजह से साइन किसका लगा दो, प्लस का साइन यहाँ लगा दो। आप ये सब चीजें इसके अंदर करनी थी। अब बेटा एक काम करना है कि सर जहां टाइम इंटरवल ज्यादा, एक बड़ा टाइम इंटरवल होगा, वहां अपन डेल्टा से रिप्रेजेंट करते, और जहां टाइम इंटरवल कम होगा, बेटा डेल्टा को किससे रिप्लेस करना है अपने को, इस डेल्टा को रिप्लेस करना है डी से। तो कुछ नहीं करना है सर, सेम फॉर्मूला लिखो, बस डेल्टा को डी से रिप्लेस कर दो। तो आर इंस्टेंटेनियस कैसे लिखेंगे कि सर इसके लिए आर इंस्टेंटेनियस लिखनी है, तो एक काम करो आप डेल्टा को रिप्लेस कर दो डी से, तो इसके लिए कैसे लिखूंगा, डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी की जगह भी क्या करो dt, और बेटा अभिकारक की सांद्रता समय के साथ में कम हो रही है इस वजह से माइनस का साइन, और ये बराबर होने वाला है किसके, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में। dt टाइम में कितना चेंज हो रहा है, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ में बढ़ेगी, इस वजह से यहाँ साइन कौन सा लगाना पड़ेगा, प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। तो बेटा ये सब चीजें अपने को इसके अंदर नोट करनी है। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस रेट के अंदर कुछ नहीं करना बेटा, आर एवरेज और तात्क्षणिक रेट समान होगी। आर एवरेज के बारे में पढ़ेंगे, औसत दर के बारे में, उसमें डेल्टा होता है, जबकि तात्क्षणिक के अंदर डेल्टा को डी से रिप्लेस करना होता है। तो बेटा ये अपने पास में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, तो इस चीज को अपने को नोट करना है यहाँ। इसको मैं एक डिब्बे में बंद कर देता हूँ। और बेटा इसका मैं अगर जनरल फॉर्मूला लिखना चाहूँ कि सर आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए मतलब तो आप तो मेरे को एक जनरल फॉर्मूला बता दो, तो बेटा जनरल फॉर्मूला क्या आ गया इसके लिए कि जो आर इंस्टेंटेनियस होगी वो क्या होगी, सर ये होगी आर इंस्टेंटेनियस, वो होगी डेल्टा डी सी अपॉन डी टी, और बेटा साथ में प्लस माइनस के चार्ज लगा दो, क्योंकि मतलब प्लस माइनस का साइन लगा दो, क्योंकि यहाँ हमें स्पेसिफिक नहीं कर रहा ना कि रिएक्टेंट के लिए या फिर प्रोडक्ट के लिए। ये सब चीजें बेटा इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग है उसको नोट करो, उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। तो बच्चों एक बार खटाखट आप इसको नोट करो। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलने वाले हैं, तो एक बार यहाँ तक आप इसको जल्दी नोट करो, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट ये कि रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण के रूप में अभिक्रिया वेग, जिसकी इंग्लिश है कि रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। बेटा इस चीज को मैं समझाता हूँ। मैं एक सबसे पहले जनरल इक्वेशन अपने पास में रहेगी कि सर मेरे पास में एक सबसे जनरल इक्वेशन है, वो ऐसी इक्वेशन है कि एक रिएक्टेंट था अपने पास में, जैसे मान लो एक मैंने इक्वेशन लिखी, ए की रिएक्शन मैंने बी के साथ में करवाई, तो बेटा यहाँ मेरे को प्रोडक्ट के तौर पर एम मिला और दूसरा प्रोडक्ट कौन मिलने वाला है, एन मिलने वाला है। तो ये बेटा मैंने एक जनरल इक्वेशन करवाई। अब अपने को पता है कि सर अभी अभी आपने बताया था
कि समय के साथ में अभिक्रिया की दर कम होगी और उत्पाद की दर जो सांद्रता होगी वो क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। बेटा जहां अभिकारक की सांद्रता कम होगी उसको अपन एक चीज से रिप्रेजेंट करेंगे जिसको बोलते हैं अपन गायब होने की दर। बेटा कम होना इसका मतलब गायब होना, और ज्यादा हो रहा है इसका मतलब प्रकट होने की दर। तो इस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा सबसे पहले दो अभिकारक है, इसके लिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं। तो सबसे पहले मैं एक चीज लिखूंगा कि ए के गायब होने की दर, ए के गायब होने की दर। बेटा ए के गायब होने की दर का मतलब अपन इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलेंगे। तो बेटा इसको मैं थोड़ा एक शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और बेटा गायब कौन होगा, अभिकारक गायब होगा। तो इसके लिए रेट कैसे लिखेंगे सर, इसके लिए आप एक काम करो ना, रेट का फॉर्मूला था कि जो भी अभिकारक होगा उसकी सांद्रता में समय के साथ में कितना परिवर्तन आ रहा उससे लिखो। और बेटा माइनस का साइन तो लगाना है, लेकिन एक काम और करना है कि सर जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, तो इस चीज को मैं भी बताता हूँ। बेटा एक ये रिएक्शन थी, एक इस रिएक्शन बी के साथ में जिससे m प्लस एन बना। बेटा ये जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए का क्या होगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्मॉल बी क्या होगा, कैपिटल बी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्मॉल एम होगा कैपिटल एम का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और एन क्या होगा, कैपिटल एन होगा उसका क्या होने वाला है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका मतलब सर जब जब रिएक्टेंट के बारे में बात करेंगे तो अपन किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि सर जब जब रिएक्टेंट के बारे में बात करेंगे तो गायब होने की दर के बारे में बात करेंगे, जिसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलते हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का जनरल फॉर्मूला क्या लिखा कि एक की सांद्रता में समय के साथ में कितना परिवर्तन है। और बेटा एक काम करना है, जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उससे डिवाइड करो। सर मैंने कहा कि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए था, और बेटा अभिकारक की सांद्रता समय के साथ में कम हो रही है, इसका मतलब साइन किसका लगा दो, माइनस का। बेटा ऐसा ही बी के लिए करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, बी के गायब होने की दर, जिसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ओ बी बोलेंगे। तो बेटा वो क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या लिखोगे कि सर आप बी की सांद्रता में समय के साथ में परिवर्तन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उससे डिवाइड कर दो। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, बी है, तो इससे डिवाइड कर दिया। और अभिकारक की इस वजह से किसका साइन लगा दो, माइनस का साइन। अब सर दूसरा काम करो आप, अब बेटा रिएक्टेंट तो खत्म, इसका मतलब प्रोडक्ट के लिए लिखना है। तो बेटा अभिकारक तो कम हो रहे थे इस वजह से गायब लिख रहे थे, और बेटा प्रोडक्ट समय के साथ में बढ़ेगा इस वजह से क्या लिखेंगे, प्रकट होने की दर। इसका मतलब सबसे पहले मैं एम के बारे में बात करता हूँ। तो बेटा एम के प्रकट होने की दर क्या होगी, एम के प्रकट होने की दर, जिसको रेट ऑफ अपीयरेंस लिखेंगे आर ओ ए। बेटा वो क्या होगी कि सर इसके लिए तो एक काम कर दो ना, सबसे पहले एम की सांद्रता में समय के साथ में परिवर्तन लिख दो, और बेटा प्रोडक्ट समय के साथ में बढ़ेगा इस वजह से साइन किसका आएगा, प्लस का, और जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। दूसरा एक काम करो सर, आप एन के लिए भी लिख दो साथ में। तो बेटा एन के प्रकट होने की दर क्या होगी, तो सर एन के लिए आप ऐसा लिख दो कि इसकी सांद्रता होगी, जिसको डेल्टा एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसमें समय के साथ में कितना परिवर्तन हुआ, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल एन है, और बेटा प्रोडक्ट की सांद्रता समय के साथ में बढ़ेगी इस वजह से किसका साइन लगा दो, प्लस का साइन यहाँ लगा दो। बेटा ये तो मैंने अभिकारक के लिए गायब होने की दर और उत्पादों के लिए किसके बारे में बात करती, प्रकट होने की दर के बारे में बात की थी। अब बेटा एक काम करो आप देखो जनरल फॉर्मूला सर अपने पास में ये था, आपने सबसे जनरल फॉर्मूला ये लिखवाया, इसके अंदर क्या लिखवाया आपने कि सर ये जो इतना था मेरे पास में पार्ट है वो तो क्या है, मेरे पास में दर है। दर का फॉर्मूला था कि सांद्रता में समय के साथ में परिवर्तन, इसका मतलब सर ये तो मेरे पास में रेट है। और आपने क्या किया कि जो भी रेट थी उसको उसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था जिसको अपन रस समीकरण मिति गुणांक बोल रहे थे उससे क्या किया आपने, डिवाइड किया। इसका मतलब नीचे की तरफ आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख रहे हो, हर जगह यही तो कर रहे हो, हर जगह यही किया है मैंने कि रेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, उसमें अभिकारक के लिए माइनस का और उत्पाद के लिए किसका साइन लगाया, प्लस का साइन। अब बेटा एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो अपने पास में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के सापेक्ष अपन रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो उसका एक जनरल फॉर्मूला अपने पास में आता है। जनरल फॉर्मूले में ये रिएक्शन वापस अपन अगले पेज के ऊपर लिखते हैं और उससे अपन क्या करते हैं, वापस इसको डिस्कस करते हैं। तो रिएक्शन क्या थी, ये एक रिएक्शन थी। बेटा इसके लिए मैंने कुछ ही नहीं किया, मैंने एक काम किया था क्या कि सर आपने एक काम किया, यहां आपने ये कहा कि जो रेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, किसका, ए का,
बेटा उसको एक काम कर दो, बराबर कर दो आप किसके, रेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी के बराबर कर दो। और बेटा इसको बराबर कर दो आप रेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसके, एम के बराबर। और बेटा इसको भी बराबर कर दो आप किसके, रेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एम के बराबर कर दो। सर आपने ऐसा क्यों किया? बेटा मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जितना अभिकारक खत्म होगा उतना ही उत्पाद बनेगा। इसका मतलब कि अभिकारक के गायब होने की दर और उत्पाद के प्रकट होने की दर एक दूसरे के क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। इस वजह से मैंने इस रिएक्शन के लिए जो भी अभिकारक थे और जो भी उत्पाद थे उन सबका रेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। इसका मतलब सर आपने ऐसा क्यों किया? तो बेटा मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब भी कोई एक रिएक्शन देगी तो उसके लिए आपको 4 अलग अलग टाइप की ऐसे लाइंस लिखनी पड़ेगी, तो उसमें टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। इस वजह से मैंने क्या किया, इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसा लिख दिया। बेटा ये अपने पास में फाइनल रिजल्ट आ रहा है। इसको सबसे पहले तो अपन एक खोपचे के अंदर बंद करते हैं। बेटा ये अपने पास में एक बॉक्स रहेगा, इसके अंदर मैंने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसका मतलब सर एक काम करो ना, आप यही कह दो आप कि जिसके बारे में अपने को रेट दी जाए और जिसकी रेट पूछी जाए उसके रेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हमेशा क्या करना है, बराबर करना है। इसका मतलब सर ये रिलेशन कब लगेगा? तो बेटा ये रिलेशन तभी लगेगा जब रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस। तो बेटा ये रिएक्शन लगाने के लिए, ये रिलेशन लगाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अभिक्रिया क्या होनी चाहिए, अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए, होनी चाहिए। तभी ये फॉर्मूला, तभी ये जो सूत्र बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर, तभी ये सूत्र काम में आएगा। अब ये जो फॉर्मूला है बेटा इसका अलग अलग टाइप के यूजेज होंगे, उस सब के बारे में डिस्कस करना है। जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखा, एक बड़ा सबसे जनरल एग्जांपल में ले रहा हूं यहां कि मैंने एक एग्जांपल लिया, इस फॉर्मूले का क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है, उस चीज को बताओ। तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे कहा कि एक तो बेटा A2 था, उसकी रिएक्शन B2 के साथ में करवाई और बेटा इससे एक 2AB उत्पाद मिला। और इसके लिए मैंने बोला कि सभी क्रिया के लिए A2 के गायब होने की दर, बेटा A2 होगा उसके गायब होने की दर है, उसको मैंने रैंडम ऐसा माना, किसके गायब होने की दर है, वो मेरे पास में 2 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। तो AB के प्रकट होने की दर ज्ञात करो। बेटा एक क्वेश्चन अपने पास में कि सर क्वेश्चन ये है कि A2 + B2 था, उसकी रिएक्शन से 2AB बना और इसके लिए कह रहा है कि A2 होगा उसके गायब होने की दर अपने को कुछ दे रखी है, तो बेटा AB के प्रकट होने की दर बतानी है। इसका मतलब बेटा अपने को क्या दे रखा है, इसमें A2 के तो बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है और पूछा किसके बारे में, AB के बारे में पूछा है। जब भी बेटा एक ऐसा क्वेश्चन हो कि किसी के गायब होने की दर दे रखी हो और दूसरे की प्रकट होने की दर पूछी जाए, बेटा उस कंडीशन में जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसका रेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर करना है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है। बेटा यहाँ मेरे को इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी जा रही है, A2 के बारे में, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं काम करूंगा कि सर रेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है किसका, A2 का, क्योंकि इसके बारे में तो जानकारी दी गई है, उसको बराबर करूंगा मैं किसके, रेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसको बराबर करूंगा जिसके बारे में पूछा जाएगा। तो बेटा AB के बारे में पूछ रहा है, इन दोनों को मैं क्या करूंगा, बराबर करूंगा। बेटा इन चार में से 3 वैल्यूज तो मेरे को दी गई है। सबसे पहले रेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट A2 के बारे में बात करते हैं। तो बेटा इसके बारे में मैं काम करता हूँ, ऊपर की तरफ बात करता हूँ। बेटा A2 की रेट तो कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻⁴, तो ये मेरे पास में रहेगी 2 × 10⁻⁴ A2 की रेट है। बेटा इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा, इससे डिवाइड किया। अब बेटा मेरे को क्या करना था, AB की रेट को निकालना था। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, रेट ऑफ AB तो मेरे को निकालनी है और बेटा इसको डिवाइड करूंगा AB के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। यहाँ AB का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। इसका मतलब इससे डिवाइड करूंगा, बेटा इसको क्रॉस गुणा करूंगा तो यहाँ से रेट ऑफ AB होगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 4 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बेटा ये मेरे पास में फाइनल आंसर होने वाला है। इसका मतलब सर इस फॉर्मूले का यूज आपको तभी करना है, इसके लिए सबसे पहले तो अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए कि सर जिसके बारे में भी मेरे को इंफॉर्मेशन दी जाए और जिसके बारे में पूछे
उसके रेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को हमेशा क्या करना है, बराबर करना है। बेटा 4 में से 3 वैल्यूज तो दी जाएगी और चौथी वैल्यू को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब सर वो सब चीजें नहीं करनी मेरे को कि A2 के गायब होने की दर ये है, AB के प्रकट होने की दर ये है, फिर जाके बराबर करूं। मैं एक काम करूंगा, पहले तो अभिक्रिया को बैलेंस करूंगा, अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा। उसके बाद में क्या करूंगा मैं, सर जिसकी रेट दी जाए और जिसकी रेट पूछी जा रही है उसको कुछ भी सोचना नहीं है, रेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका दिया जाए और जिसके बारे में पूछा जाए उसके बराबर करने हैं। बेटा यहाँ मेरे को A2 की रेट तो दे रखी थी और AB के रेट के बारे में पूछा था, तो मैंने दोनों के रेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को बराबर कर दिया। 4 में से सर 3 वैल्यू तो दी गई थी और चौथी वैल्यू को मैंने आराम से कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब सर ये जुगाड़ जो है बहुत काम का जुगाड़ है, आप इससे बेटा खटाखट क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। एक बार बच्चों यहाँ तक आप इसको नोट करो, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। एक बार बच्चों यहाँ तक आप इसको नोट करो। तो बच्चों अपने पास में प्रयास बेच का जो लेक्चर नंबर फर्स्ट था, केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 1, उसको अंदर अपन ने स्टार्ट किया, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स को पढ़ा। इसके बाद में एक आधे न्यूमेरिकल के ऊपर भी अपन ने डिस्कस किया। तो बच्चों अपन नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा इसमें अपन जमकर इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। चाहे ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर बात करेंगे, अपने पास में जो तात्क्षणिक अभिक्रिया थी, जो रेट थी, उसके बारे में बात करेंगे। तो बेटा लेक्चर नंबर 1 को अपन यही समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।